स्टूडेंट्स, वेलकम टू लॉजिका एजुकेशन। आई एम दिव्या साधवानी। कैसे हैं आप सब? आज हम डील करने वाले हैं 10 एमसीक्यू क्वेश्चन से, जो कि आते हैं किन्हीं भी एग्जाम्स में। अंडर ग्रेजुएट लेवल पे जो एग्जाम्स होते हैं लॉ के, उन क्वेश्चंस को डील करने वाले हैं आज हम। तो हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। लेट्स स्टार्ट। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 1 बात करता है प्रिंसिपल बोलता है एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल must be the exact mirror image of the proposal। इसका मतलब क्या है? जो एक्सेप्टेंस है प्रपोजल का, वो एग्जैक्टली जैसा कि प्रपोजल दिया गया है उसकी एग्जैक्ट मिरर इमेज होनी चाहिए। अब हम डील करते हैं कि फैक्ट क्या बोलता है। पहले हम प्रिंसिपल पढ़ते हैं, फिर हम फैक्ट पढ़ते हैं, और फिर हम ऑप्शंस में देखते हैं कि क्या सूट करेगा हमारे ऑप्शंस को। चलो तो अब शुरू करते हैं फैक्ट से। फैक्ट्स क्या बोलता है? ए मेड अ प्रपोजल टू बी। ए ने बी को प्रपोजल दिया टू सेल अ चेयर ऑफ ₹500। इसने बोला ए ने बोला बी को कि तुम 500 रुपए में मेरी चेयर लोगे क्या? नाउ बी इज डिजायरस ऑफ बाइंग द सेट चेयर ऑफ ₹400। बी ने क्या बोला? बी लेना चाहता है, पर कितने में लेना चाहता है? 400 रुपए में लेना चाहता है। अब ये क्या हो गया? ये एक्सेप्टेंस नहीं हुआ बच्चों। ये क्या होता है? ये एक्सेप्टेंस नहीं हुआ, क्योंकि एक्सेप्टेंस मतलब क्या होता है? एक्सेप्टेंस इज मिरर इमेज ऑफ द प्रपोजल। दिस ऑफर मेड बाय बी इज नोन एज काउंटर ऑफर। ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के, जो आपको बहुत क्लियर होने चाहिए, तभी आप ये क्वेश्चंस को डील कर पाएंगे। ये 400 रुपए जो इसने बताए हैं, ये क्या है? काउंटर ऑफर है। चलिए, नाउ वी लुक इनटू ऑप्शंस अवेलेबल। नाउ बी हैज एक्सेप्टेड द प्रपोजल ऑफ ए। क्या बी ने एक्सेप्ट किया है प्रपोजल को? नहीं एक्सेप्ट किया है। बी हैज नॉट एक्सेप्टेड द प्रपोजल ऑफ ए। क्या बी ने, ये क्या ऑप्शन बोल रहा है? बी हैज नॉट एक्सेप्टेड प्रपोजल ऑफ ए। बी ने एक्सेप्ट नहीं किया है। अभी हम और दो ऑप्शंस भी देखते हैं। इट इज नॉट क्लियर इफ बी हैज एक्सेप्टेड द प्रपोजल ऑफ ए। अब ये बहुत क्लियर सी बात है कि बी ने एक्सेप्ट नहीं किया है प्रपोजल को, तो इसमें नॉट क्लियर वाले ऑप्शंस तो वैलिड होंगे ही नहीं, क्योंकि इसमें क्लियर बात है कि बी ने एक्सेप्ट नहीं किया है प्रपोजल ऑफ ए। सो द राइट आंसर इज, राइट आंसर क्या है बच्चों? राइट आंसर है बी ऑप्शन, कि बी ने एक्सेप्ट नहीं किया है प्रपोजल ऑफ ए। चलिए बच्चों, चलते हैं अपन सेकंड क्वेश्चन की तरफ। नाउ हमारा सेकंड क्वेश्चन का प्रिंसिपल बोलता है एक्सेप्टेंस ऑफ अ प्रपोजल मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। नाउ अब इसका आंसर आप मुझे कमेंट्स में देंगे कि ये कौन से सेक्शन में दिया गया है। क्या ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में प्रिंसिपल दिया गया है या नहीं दिया गया है? ये प्रिंसिपल तो डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से निकाले गए हैं, बट जरूरी नहीं है बच्चों कि ये हमेशा आपके कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से निकाले जाएं या किसी भी लॉ से निकाले जाएं। समटाइम्स दे प्रिपेयर देयर ओन प्रिंसिपल्स ऑल्सो। वो अपने प्रिंसिपल्स भी देते हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए। वो अपने प्रिंसिपल्स भी देते हैं। दे गिव देयर ओन प्रिंसिपल्स ऑल्सो। नाउ एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। अब ये प्रिंसिपल बोल रहा है कि जो एक्सेप्टेंस होता है वो एब्सोल्यूट होता है और अनक्वालिफाइड होता है। चलिए अब अपन समझते हैं फैक्ट्स की तरफ कि फैक्ट्स क्या बोलते हैं। हमें जो आंसर देना है फैक्ट्स का, वो प्रिंसिपल को समझ के देना है। जो प्रिंसिपल में दिया है उसको सोच के हमें आंसर अपना फ्रेम करना है। नाउ ए मेड अ प्रपोजल टू सेल हिज मोटरसाइकिल टू बी फॉर ₹25,000। ए अपनी मोटरसाइकिल देना चाहता है बी को 25,000 रुपए में। नाउ बी अग्रीड टू बाय इट फॉर ₹24,000। बी ने क्या बोला कि मैं इसे 24,000 में खरीदना चाहूंगा। बी की तरफ से, जैसा मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया, बी हैज नॉट एक्सेप्टेड द ऑफर। बच्चों, बी ने क्या दिया है? बी ने दिया है राइट, बी ने दिया है काउंटर ऑफर। नाउ ये है काउंटर ऑफर। नाउ A sold his motorcycle to C for ₹26,000 the next day। नेक्स्ट डे इसने क्या किया? इसने ये मोटरसाइकिल बेच दी C को 26,000 रुपए के लिए। अब जहां मुनाफा वहां ऑफर, वहां एक्सेप्टेंस और वहां कॉन्ट्रैक्ट बनता है। सो B sues A for damages। द क्वेश्चन सेज कि क्या B A को स्यू कर सकता है डैमेजेस के लिए।
So we'll look into the options. Now, coming to the options, option A बोलता है B will get damages from A. आप बताइए क्या B को damages मिलेंगे A से? नहीं, क्योंकि एक्सेप्टेंस तो एब्सोल्यूट होना चाहिए और अनक्वालिफाइड होना चाहिए. नाउ बी बोलता है बी विल गेट द डिफरेंस ऑफ ₹1000. क्यों मिलेगा? वाई? माई क्वेश्चन इज वाई? क्यों मिलेगा? नहीं मिलेगा क्योंकि एक्सेप्टेंस, एब्सोल्यूट, अनक्वालिफाइड. याद रखिए 3 शब्द, एक्सेप्टेंस, एब्सोल्यूट, अनक्वालिफाइड होना चाहिए. नाउ बी कैन प्रोसीड अगेंस्ट सी. बी जो है वो सी को क्यों स्यू करेगा? There is no contract between B and C. There is no agreement between B and C, and therefore this option is also wrong. The correct answer is B will not get any damages from A. B को कोई भी damages नहीं मिलेंगे A से, because there was no acceptance on the part of B. B just made the counter offer, which was not accepted by A. Therefore, the correct answer will be D. चलिए बच्चों, चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रिंसिपल क्या बोलता है? एन ऑफर मेड बाय वन पार्टी व्हेन एक्सेप्टेड बाय अनदर मेक्स इट अ कॉन्ट्रैक्ट. एक पार्टी ऑफर करती है, दूसरी पार्टी एक्सेप्ट करती है, और ये बोल रहा है इससे क्या बन जाता है? एज अ रिजल्ट इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट. अब अपन को यहाँ कुछ ट्रांजैक्शंस दिए गए हैं. वी नीड टू अंडरस्टैंड ये ट्रांजैक्शंस क्या बोल रहे हैं, एंड देन वी लुक इनटू द ऑप्शंस. क्या इन ट्रांजैक्शंस में ऑफर की बात हो रही है, एक्सेप्टेंस की बात हो रही है, और क्या वो रिजल्ट कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट में? सो फर्स्ट ट्रांजैक्शन बोलता है पी ऑफर टू सेल हिज हाउस फॉर ₹20 lakhs टू आर. पी क्या कर रहा है? आर को दे रहा है 20 lakhs में. R told P that he was interested to buy a house for ₹15 lakhs only. R जो है वो काउंटर ऑफर दे रहा है P को 15 लाख रुपए का. यहां इधर एक्सेप्टेंस की बात कहीं भी नहीं हुई है किसी भी ट्रांजैक्शन में. इस ट्रांजैक्शन 1 में ऐसा नहीं बोला है कि वहां एक्सेप्टेंस हुआ है या नहीं, साइलेंट है. ऑप्शन ये जो ट्रांजैक्शन दूसरा है ये बात करता है C was looking for a house. सी हाउस की तलाश में था फॉर नॉट मोर देन 25 लाख रुपीज. ये बोलता है इसको सी को क्या चाहिए? एक घर चाहिए 25 लाख से कम का. नाउ पी इन्फॉर्म्ड सी. पी इन्फॉर्म करता है, देयर इज इन्फॉर्म. पी इन्फॉर्म करता है सी को दैट हिज हाउस इज अवेलेबल फॉर ₹20 lakhs, कि इसका हाउस अवेलेबल है फॉर ₹20 lakhs. हियर ऑल्सो देयर इज नो टॉक अबाउट एक्सेप्टेंस बच्चों. Coming to third transaction, ये बोलता है K wanted to buy some old furniture. K को old furniture चाहिए. L told K that he would sell his furniture for ₹10,000. L क्या बोलता है K को कि वो अपना फर्नीचर 10,000 रुपीज में बेचना चाहता है. क्या बताइए, क्या यहाँ एक्सेप्टेंस की बात हुई है? नहीं हुई है. यहाँ भी एक्सेप्टेंस की बात नहीं हुई है बच्चों. कमिंग टू द फोर्थ ऑप्शन बोलता है R advertised to sell his old car for a price of ₹3 lakh. एडवर्टिजमेंट की बात हो रही है. आर ने एडवर्टाइज किया कि वो अपनी ओल्ड कार को बेचना चाहता है फॉर ₹3 lakhs. S found the advertisement and offered to buy it for ₹2,50,000. एस ने इस एडवर्टाइजमेंट को देखा और ऑफर मेक किया किसको? आर को, कि मैं इसको 2.5 लाख में लेना चाहता हूं. आर ने एक्सेप्ट कर लिया, अग्री कर लिया एंड सेल इट टू एस. यहां बात हुई है ऑफर की, जो कि किसने दिया है? एस ने दिया है. एक्सेप्ट किसने किया है? आर ने किया है बच्चों. तो ये समझिए इसमें ऑफर की भी बात हुई है, एक्सेप्टेंस की भी बात हुई है, और इसीलिए ये एक कॉन्ट्रैक्ट है. तो कौन सा ऑप्शन, इनमें कौन सी सिचुएशंस कॉन्ट्रैक्ट है? आप बताइए क्या जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट है? सिचुएशन 1 and 2 आर कॉन्ट्रैक्ट्स? नो, दे आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स बिकॉज देयर वाज नो एक्सेप्टेंस. सिचुएशन 4 ओनली इज करेक्ट. यस, द करेक्ट आंसर इज बी, which says situation 4 only is correct because there is offer, acceptance, and there as a result is a contract. Now moving towards question number 4. Question number 4 बोलता है
The communication of a proposal is complete when it comes to the knowledge of the person to whom it is made. Communication कौन से सेक्शन में दिया है बच्चों बताइए? सेक्शन 4 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. कब कम्युनिकेशन कंप्लीट होगा? कम्युनिकेशन ऑफ अ प्रपोजल इज कंप्लीट. कम्युनिकेशन का जो प्रपोजल का जो कम्युनिकेशन है वो कंप्लीट हो जाता है व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू हुम इट इज मेड. मतलब जिसने ऑफर दिया है, प्रपोजल दिया है, जिसको प्रपोजल देना है, ऑफरी जो है, अगर उसके नॉलेज में आ जाता है तो प्रपोजल का जो कम्युनिकेशन है वो कंप्लीट हो जाता है. नाउ ए सेंट अ लेटर मेकिंग अ प्रपोजल टू बी टू परचेज द हाउस ऑफ बी. ए ने लेटर दिया बी को, लेटर दिया है, प्रपोजल दिया है. लेटर में क्या दिया है? अपना प्रपोजल भेजा है टू परचेज द हाउस ऑफ बी. A sent a letter making a proposal to B to purchase the house of B. ये इसको प्रपोजल भेज रहा है कि वो B का घर खरीदना चाहता है. Now the communication of proposal is complete when A sent the letter. क्या इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा बच्चों बताइए? क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? सोचिए आप थोड़ा ऑप्शन को सोचिए. आई एम गिविंग यू टाइम टू थिंक बच्चों. नाउ The communication of proposal is complete when A send the letter. जब A ने लेटर भेज दिया तभी कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जाएगा क्या? नहीं, क्योंकि ये बोलता है when it comes to the knowledge of the person to whom it is made. किसको मेक किया गया था प्रपोजल? B को मेक किया गया था. क्या B के नॉलेज में आया कि A ने लेटर भेजा है? No. So this is wrong option. Communication of proposal is complete when B's wife received it. बी की वाइफ ने रिसीव किया तो क्या ये तब कंप्लीट होगा? नहीं, क्योंकि प्रिंसिपल बात करता है. द प्रिंसिपल इज टॉकिंग अबाउट नॉलेज ऑफ द पर्सन टू हुम इट इज मेड. द ऑफर इज मेड टू बी एंड देयरफॉर द ऑप्शन बी इज आल्सो नॉट करेक्ट. नाउ द कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल इज कंप्लीट व्हेन बीज वाइफ हैंडेड ओवर द लेटर टू बी. अब उसने सिर्फ हैंड ओवर किया है. क्या हैंड ओवर करने से कंप्लीट हो जाता है? नो, बिकॉज अभी तक इसके नॉलेज में नहीं आया है. द कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल इज कंप्लीट व्हेन बी रीड्स द लेटर. दिस इज द करेक्ट आंसर बिकॉज इन ऑप्शन डी द कम्युनिकेशन इज गेटिंग कंप्लीटेड बिकॉज इट इज कमिंग टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू whom it is made, that is the person B. When he reads the letter, he comes to the knowledge that the proposal has been made to him. उसको पता चलता है कि जो प्रपोजल है वो उसको मिला है. Now, moving towards question number 5 बच्चों. ये बहुत हेवी क्वेश्चंस नहीं है, ये बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं. दे आर जस्ट मेक टू कंफ्यूज यू. एग्जाम में ऐसा होता है, अभी आपको आंसर पता चल रहे होंगे, बट एग्जाम में क्या होता है बच्चों, आप बहुत प्रेशर में रहते हो तो क्वेश्चंस आपको कंफ्यूज करते हैं, ऑप्शंस आपको कंफ्यूज करते हैं. बट इफ योर कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर यू विल बी एबल टू सॉल्व इट डेफिनेटली. नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 5 का प्रिंसिपल. An agreement may be entered into orally, in writing or by conduct. कैसे एंटर हो सकते हैं एग्रीमेंट में? ओरली भी हो सकते हैं, राइटिंग में भी हो सकते हैं और कंडक्ट में भी हो सकते हैं. चलिए फैक्ट पढ़ते हैं. ए वेंट टू द शॉप ऑफ बी. ए बी के शॉप पे गया एंड पिक द टूथब्रश. उसने टूथब्रश लिया एंड गेव अ चेक ऑफ ₹20 टू बी एंड लेफ्ट द शॉप. ए बी के पास गया, बी की शॉप में गया, उसको टूथब्रश पसंद आया, इसने क्या दिया? ₹20 का चेक दिया. इससे क्या साबित होता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट है, एग्रीमेंट है या नहीं है? इससे ये साबित होता है कि ये अग्रीमेंट है, क्योंकि इसने बाय कंडक्ट, इसने कुछ ओरली नहीं बोला, कुछ लिखा नहीं, बट बाय कंडक्ट शो किया. बाय गिविंग ₹20 ये कंडक्ट शो किया कि वो जो अग्रीमेंट में है वो एंटर होना चाहता है. नाउ ए एंटर्ड इनटू द अग्रीमेंट विद बी. दिस इज एन करेक्ट ऑप्शन. ए डिड नॉट एंटर एन अग्रीमेंट विद बी. क्या ए एंटर नहीं हुआ कॉन्ट्रैक्ट में? नो, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. ए तो एंटर हुआ है कॉन्ट्रैक्ट में. Payment of toothbrush cannot be made through check. This is nowhere written that the consideration cannot be paid through a check. It can be paid through any medium. Now, so this is
also not correct. A should have carried a currency note of rupees 20 to make the payment. क्या A को 20 rupees लेके जाने चाहिए थे नोट के फॉर्म में, करेंसी नोट के फॉर्म में? No, this is not required. So the correct option is option A, जो बोलता है A has entered into the agreement with B. Now moving towards question number 6. Question number 6 बोलता है when one person signifies to another his willingness to do और abstain from doing anything. जब एक पर्सन सिग्निफाई करता है कि वो कुछ करना चाहता है या वो ये चीज नहीं करेगा, abstain from doing anything with a view, इस व्यू के साथ दोनों में ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट obtaining the assent of the other to act or such abstinence, he is said to make a proposal. proposal की डेफिनेशन कहाँ दी है? सेक्शन 2A में दी है. ये बिल्कुल एज इट इज है. एक पर्सन सिग्निफाई करता है अपनी विलिंगनेस कि वो ये काम करना चाहता है या एब्सटेन करता है कि मैं ये काम नहीं करूंगा, इस व्यू के साथ करता है कि सामने वाले पर्सन का असेंट मिल सके कि यस यू डू दिस एक्ट और यू शुड नॉट डू दिस एक्ट. एब्सटेनेंस. ही इज सेड टू मेक अ प्रपोजल. वो प्रपोजल मेक कर रहा है. The expression of willingness, desires result in a valid proposal only when it is addressed to some person. वो तभी valid proposal माना जाएगा जब वो किसी को एड्रेस किया गया हो. अगर मैं किसी को बोल दूं मैं अकेली बैठी हूं, मैं बोल दूं मैं किसी को प्रपोजल मेक कर सकती हूं क्या? नहीं कर सकती, क्योंकि प्रपोजल तो किसी को मेक करना होता है. हम किसी और पर्सन को एड्रेस करेंगे प्रपोजल को, तभी तो एक्सेप्टेंस आएगा और तभी वो अग्रीमेंट बनेगा एंड देन अल्टीमेटली इट विल टर्न इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट. सो फैक्ट क्या बोलता है? एक्स मेक्स द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन एन अनहेबिटेड हॉल. एक्स ने फॉलोइंग स्टेटमेंट मेड करी एक अनहेबिटेड हॉल में. I wish to sell my mobile phone for ₹1000. Now uninhabited hall मतलब क्या होता है? खाली hall. The place is empty. There is no person. So will this be a contract? Will this be a proposal? I wish to sell my mobile phone for ₹1000. Will this be a proposal? No, this will not be a proposal because the room is empty. We cannot make any proposal in an empty hall. So X made a statement that resulted in a promise. No, this option is not correct. X made a statement that resulted in a proposal. No, this is not proposal. X made a statement that did not result in any proposal. This is the correct option. Option C is the करेक्ट ऑप्शन. आई होप आप सबको समझ आ रहा होगा बच्चों कि मैं क्या पढ़ा रही हूँ. दिस क्लास इज नॉट बोरिंग. यू शुड लर्न दीज क्वेश्चंस, यू शुड लर्न दिस डेफिनेशन बिकॉज ये आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत क्लियर करता जाएगा. कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है a proposal offer should be made with an intention that after its valid acceptance a legally binding promise or agreement will be created. एक जो ऑफर होता है वो इस इंटेंशन से बनाना चाहिए कि जब वो एक्सेप्ट हो जाएगा तो पार्टीज के बीच में क्या होगा? एक लीगली बाइंडिंग प्रॉमिस हो जाएगा जिससे कि अग्रीमेंट क्रिएट हो जाएगा. और ये जो टेस्ट है कि इंटेंशन था, ये इज नॉट सब्जेक्टिव. ये सब्जेक्टिव नहीं है, ऑब्जेक्टिव है. सब्जेक्टिव मतलब क्या होता है? सब्जेक्टिव मतलब ये हो, देर आर टू कॉन्सेप्ट्स, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव. सब्जेक्टिव मतलब ये होता है जब एक ही सब्जेक्ट है, जब सारे बच्चे एक ही चीज सोचे तो वो होता है सब्जेक्टिव. जब ऑब्जेक्टिव चीज होती है, ऑब्जेक्टिव का एक ही आंसर होता है, देयर इज ओनली वन करेक्ट आंसर. सो ऑब्जेक्टिव मतलब ये होता है देयर इज वन करेक्ट आंसर. बट सब्जेक्टिव मतलब क्या होता है? हर बच्चा अलग अलग सोचेगा, अलग अलग चीजें सोचेगा. एवरीबडी हैज देयर ओन माइंड एंड दे थिंक अकॉर्डिंगली. व्हेन एनीथिंग इज सब्जेक्टेड इट डिपेंड्स अपॉन person to person. So the intention of the parties is to be ascertained from the terms of the agreement. Intention parties का कहां से पता चलेगा? टर्म्स ऑफ द अग्रीमेंट से पता चलेगा और सराउंडिंग सर्कमस्टेंसेस से पता चलेगा अंडर विच एन अग्रीमेंट इज एंटर्ड इनटू. सराउंडिंग से पता चलेगा और टर्म्स ऑफ अग्रीमेंट से हम ये पता लगा पाएंगे कि आपका इंटेंशन क्या था. क्या आपने प्रपोजल इस इंटेंशन से दिया है कि एक्सेप्टेंस के बाद एक लीगली बाइंडिंग प्रपोजल हो? चलिए, now as a general rule in the case of arrangements regulating social relations,
जहां सोशल रिलेशंस इन्वॉल्व होते हैं किसी भी प्रपोजल में, एक्सेप्टेंस में, उसमें क्या होता है, मैटर ऑफ कोर्स दैट पार्टीज डू नॉट इंटेंड लीगल कॉन्सिक्वेंसेस टू फॉलो। इट फॉलोज दैट जो मैटर ऑफ कोर्स है कि जो पार्टीज हैं वो लीगल कॉन्सिक्वेंसेस में नहीं पड़ना चाहती हैं क्योंकि वो सोशल रिलेशंस में हैं। बट जहां रेगुलेटिंग बिजनेस अफेयर्स है, जहां बिजनेस अफेयर्स के बीच में प्रपोजल और एक्सेप्टेंस होता है, ये माना जाता है, इट फॉलोज एज अ मैटर ऑफ कोर्स दैट पार्टीज इंटेंड टू लीगल कॉन्सिक्वेंसेस टू फॉलो। पार्टीज का ये मन होता है कि लीगल कॉन्सिक्वेंसेस हो आगे, मतलब देयर शुड बी प्रपोजल, देयर शुड बी एक्सेप्टेंस, देयर शुड बी एन अग्रीमेंट, बिकॉज इन केस ऑफ एनी ब्रीच वो लोग कोर्ट जा सकते हैं। नाउ कमिंग टू द फैक्ट्स। फैक्ट्स हैं, वन मॉर्निंग वाइल हैविंग अ ब्रेकफास्ट, एक सुबह नाश्ता हो रहा है, एक्स जो फादर है उसने अपने बेटे से बोला है कैजुअल मैनर में कि अगर तुम क्लैट का एग्जाम क्लियर करते हो तो मैं तुमको मोटर बाइक दिलाऊंगा, मैं तुमको मोटर बाइक दिला के दूंगा। अब ये जो स्टेटमेंट है ये एक सोशल रिलेशन है, ये कैजुअल मैनर में बोला गया था, इसमें कोई लीगली बाइंडिंग ऑब्लिगेशन क्रिएट हो रही है क्या? आप बताइए, आपके अगर पापा बोलते हैं कि आप क्लैट एग्जाम क्लियर कर दोगे तो मैं आपको घर खरीद के दूंगा, क्या ये लीगली बाइंडिंग है? क्या आप अपने फादर को सू कर सकते हो इसके लिए? द आंसर इज नो, यू कैन नॉट सू योर ओन फादर बिकॉज ही इज जस्ट सेइंग इन अ कैजुअल मैनर। वो इस इंटेंशन के साथ नहीं बोल रहे हैं कि ये एक लीगली बाइंडिंग अग्रीमेंट हो जाए बिटवीन अ फादर एंड अ सन और बिटवीन अ फादर एंड अ डॉटर। देयर इज नो difference between a son and a daughter. So the correct option is X made a statement that resulted in an unenforceable promise. No, this is not the correct option. X made a statement that resulted in a valid proposal. Is it a valid proposal? No, this is not a valid proposal. X made a statement that resulted in an enforceable agreement. No, this is not a valid agreement. X made a statement that did not result in an enforceable agreement. करेक्ट बच्चों, द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, जो कि बात करता है कि ये एक एनफोर्सिएबल अग्रीमेंट नहीं होगा क्योंकि ये एक सोशल रिलेशन की बात कर रहे हैं, द रिलेशन बिटवीन फादर एंड अ सन विच दे आर हैविंग इन अ वेरी कैजुअल मैनर। सो मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड बाय द ऑफरी टू द ऑफरर सो एज टू गिव अ बाइंडिंग ऑब्लिगेशन। जो एक्सेप्टेंस है, एक्सेप्टेंस कौन देता है? ऑफरर होता है, ऑफरी होता है, ये ऑफर देता है, ये एक्सेप्टेंस देता है। नाउ एक्सेप्टेंस किसको होनी चाहिए? एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड बाय द ऑफरी टू द ऑफरर सो एज टू गिव राइज टू अ बाइंडिंग ऑब्लिगेशन। द एक्सप्रेशन बाय द ऑफरी टू द ऑफरर, ऑफरी और ऑफरर के अंदर क्या इंक्लूड किया जाएगा? कम्युनिकेशन बिटवीन देयर ऑथराइज्ड एजेंट्स। अगर इनके कोई एजेंट्स भी हैं तो ये भी दे सकते हैं इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन दे सकते हैं। अगर ऑफरी के एजेंट ने ऑफरर के एजेंट को दिया है तो भी एक लीगली बाइंडिंग माना जाएगा, ये कम्युनिकेशन वैलिड कम्युनिकेशन है। नाउ फैक्ट बोलता है एक्स मेड एन ऑफर टू बाय वाइस प्रॉपर्टी। एक्स बोलता है वाई की प्रॉपर्टी खरीदनी है फॉर अ स्टिपुलेटेड प्राइस, कोई भी एक प्राइस आप मान लो 20 लाख रुपीज। वाई एक्सेप्टेड इट, वाई ने एक्सेप्ट किया एंड कम्युनिकेटेड हिज एक्सेप्टेंस टू जेड अ स्ट्रेंजर। इसने अपनी कम्युनिकेशन किसको दे दी? जेड को, जो कि एक स्ट्रेंजर था। नाउ क्या इस एजेंट के अंदर स्ट्रेंजर आता है? नो, बिकॉज ही इज नॉट ऑथराइज्ड एजेंट, ये कोई ऑथराइज्ड एजेंट नहीं है। सो द वाइज एक्सेप्टेंस डिड नॉट रिजल्ट इन एनी अग्रीमेंट। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी कि वाई का जो एक्सेप्टेंस है वो अग्रीमेंट नहीं माना जाएगा बिकॉज इट इज गिवन टू अ स्ट्रेंजर। सो आई होप आप सबको ये आंसर समझ में आया होगा कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है when an offer is accepted by a person to whom it is made it becomes a promise। जब ऑफर इज एक्सेप्टेड बाय अ पर्सन, अगर ऑफर एक्सेप्ट किया गया है उस पर्सन द्वारा जिसको दिया गया था ऑफर, अगर उसने एक्सेप्ट कर लिया है तो वो प्रॉमिस बन जाता है। बट दिस प्रॉमिस विल बी लीगली बाइंडिंग ओनली व्हेन एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर इज अनकंडीशनल। ये जो ऑफर है वो लीगली बाइंडिंग कब होगा?
एक्सेप्टेंस लीगली बाइंडिंग कब होगा? जब वो अनकंडीशनल होगा, कोई भी कंडीशन नहीं लगाएगा। एक्स वाई को देता है, वाई एक्सेप्ट करता है विदाउट एनी कंडीशन, अनकंडीशनल, तभी ये एक लीगली बाइंडिंग होगा। नाउ फैक्ट क्या बोलता है? राम मेक्स एन ऑफर टू सेल हिज हाउस टू श्याम फॉर ₹50 lakhs। राम बोलता है श्याम को कि आप मेरा हाउस ले लो, टू सेल हिज हाउस टू श्याम फॉर ₹50 lakhs, आप मेरा हाउस ले लो 50 लाख में। श्याम एक्सेप्ट दिस ऑफर, श्याम एक्सेप्ट करता है ऑफर को, बट wants to pay the price of the house in 5 quarterly installment। वो क्या चाहता है कि 50 लाख रुपए में दूंगा पर 5 क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट में दूंगा। नाउ राम डज नॉट अग्री टू इट, राम इस पे अग्री नहीं करता है, जो ऑफरर है वो अग्री नहीं करता है। Thereafter Sham agrees to pay the price of the house in the way as originally desired by Ram। अब श्याम क्या बोलता है कि ठीक है, चलो तुम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो तो मैं तुमको जितना तुमने ओरिजिनली मांगा था कि 50 लाख रुपए दे दो, मैं तुमको एक ही बार में पैसे दे देता हूं। बट राम डज नॉट रिप्लाई टू इट, राम ने इस कंडीशन का, इस प्रपोजल का कोई भी रिप्लाई नहीं किया। कैन श्याम कंपेल टू राम टू सेल हिज हाउस टू हिम, क्या श्याम कंपेल कर सकता है राम को कि वो अपना हाउस उसी को बेचे? सोचिए बच्चों, करेक्ट ऑप्शन इज नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि जो श्याम का एक्सेप्टेंस था ऑफर का, वो कंडीशन के साथ था। क्या कंडीशन थी? टू पे द अमाउंट इन 5 इंस्टॉलमेंट। वो जो 5 इंस्टॉलमेंट वाली कंडीशन थी वो एक काउंटर ऑफर था, बट दिस काउंटर ऑफर वॉज नॉट एक्सेप्टेड बाय Ram, this was not accepted because he did not reply to it. So even though उसने एक subsequent willingness दिखाई, श्याम ने subsequent willingness दिखाई to buy the amount in the manner desired by Ram, but this will not result in the acceptance of Ram's original offer. Therefore, Sham cannot compel him. श्याम उसको compel नहीं कर सकता है। So the correct option is option D, जो बोलता है Sham cannot compel Ram to sell his house because Sham imposes a new condition। Sham new condition impose कर रहा है about payment of price while accepting the offer which is not ultimately accepted by Ram। इसने ऑफर दिया दोबारा कि मैं आपका जो हाउस है वो ले लूं, बट वो एक्सेप्ट नहीं किया था राम ने। राम डिड नॉट रिप्लाई, देयरफॉर द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। आई होप आप सबको समझ आ रहा होगा अभी तक। ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हैं बच्चों, ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए। आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रखिए, आंसर्स आर वेरी सिंपल। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, खुश हो जाइए, लास्ट क्वेश्चन है प्रिंसिपल। इफ अ कॉन्ट्रैक्ट इज मेड बाय अ पोस्ट, कॉन्ट्रैक्ट जो है पोस्ट से दिया है बिटवीन 2 persons लिविंग इन 2 different cities, 2 different cities में है, पोस्ट के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। Then the contract is said to be complete as soon as the letter of acceptance is properly posted। जब letter of acceptance properly post हो जाता है and the place of completion of contract is the city where acceptance is posted। city कौन सी है contract की? where acceptance post किया जा रहा है। It is worth mentioning here that in every contract there is offer from one party and acceptance of the offer from the other party। बहुत ही बेसिक सी बात है, कॉन्ट्रैक्ट में एक जना ऑफर करता है एक पार्टी, दूसरी पार्टी एक्सेप्ट करती है। लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस जब पोस्ट किया जाएगा तब वो कंप्लीट माना जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट कौन सी सिटी में हुआ है? जिस सिटी में जो एक्सेप्टेंस है वो पोस्ट हो रहा है। नाउ सानी, अ रेसिडेंट ऑफ पटना, गिव्स एन ऑफर बाय पोस्ट टू सेल हिज हाउस फॉर ₹25 lakhs टू हानी। ये जो सानी है, ये हानि है, ये ऑफर कर रही है इसको, ऑफर बाय पोस्ट टू सेल हिज हाउस फॉर ₹25 lakhs, कि ये अपना हाउस जो है वो 25 lakhs में बेचना चाहती है। अ रेसिडेंट ऑफ इलाहाबाद, शी इज अ रेसिडेंट ऑफ इलाहाबाद, शी इज द रेसिडेंट ऑफ पटना। दिस ऑफर लेटर इज पोस्टेड ऑन 1st January। ये कब पोस्ट हो रहा है? 1st January को पोस्ट हो रहा है। फ्रॉम पटना, पटना से जा रहा है एंड रीचेज इलाहाबाद ऑन 7th को रीच हो रहा है। हानि एक्सेप्ट्स दिस ऑफर, ये एक्सेप्ट कर रही है इस ऑफर को
and post the letter of acceptance on 8th January. ये 8th जनवरी को यहां से निकल रहा है और इलाहाबाद पहुंच रहा है 16th ऑफ जनवरी को. But Sani, presuming that Hani is not interested in accepting his offer, अब क्या होता है, सानी थॉट करता है, सानी ये सोचता है अब इतने दिन हो गए हैं, 7 जनवरी से लेकर अभी तक तो रिप्लाई आ नहीं रहा है. इसने बीच में ही ऑन 15th ऑफ जनवरी को ही हानि ने क्या कर दिया, सानी ने हाउस सेल कर दिया गानी को. इसने क्या करा, सेल कर दिया गानी को 15th जनवरी. और ये लेटर कब आया इसके पास, 16th जनवरी को आया लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस. तब Hani files a suit against Sani for the breach of contract in the competent court of Allahabad. Allahabad में हानि ने सूट फाइल किया. Will this suit be valid? बताइए बच्चों, will this suit be valid? Whether Hani will succeed in this? So the correct option is, समझिए ऑप्शन देखते हैं. Hani cannot succeed as Sani cannot be compelled by law to wait for the answer from Hani for an indefinite period of time. Was this an indefinite period of time? This was not an indefinite period of time because he should wait कि letter of acceptance आ रहा है या नहीं आ रहा है. This was not indefinite period of time definitely. Hani cannot succeed. Hani succeed नहीं होगा as he would use some other effective and speedy mode of communicating his acceptance in minimum possible time. Is this the correct way? Because उसका भी तो लेटर उतने ही दिन में पहुंचा था. So this is not the speedy mode कि आपको जरूर भेजना है. हानि कैन सक्सीड, पहली बात ये बात कर रहे हैं कि हानि कैन नॉट सक्सीड, बट द करेक्ट ऑप्शन इज हानि कैन सक्सीड. हानि कैन सक्सीड बिकॉज हमने अभी पढ़ा था जिस दिन द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस इज प्रॉपरली पोस्टेड, जिस दिन पोस्ट हो रहा है उस दिन कंप्लीट हो जाएगा. So the correct option Hani can succeed क्योंकि 8th of January डेट मानी जाएगी एक्सेप्टेंस की. Now Hani can succeed as he is properly posted the letter of acceptance and the delay was beyond his control. Although this option Hani can succeed is okay, but this is not the correct reasoning of this question because the letter is posted properly and delay was beyond his control. This is not the correct reasoning to any of the principle. The reasoning is Hani can succeed as contract becomes complete in the eyes of law on the date of posting the letter, that is on 8th of January 2013. ये date of posting the letter of acceptance, किस दिन letter of acceptance post हुआ था उस दिन complete हो जाएगा in the eyes of law. I hope आप सबको ये सीरीज बहुत अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी. Thank you so much बच्चों. Have a nice day.